वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम टेक्स्ट बुक सी एसएससी सीपीओ एसएससी सीपीओ टीयर 2 फुल टेस्ट सोल्व करेंगे एआई की मदद से। जो मतलब पहले इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, फिर एआई की मदद से सोल्व करेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जा रहा है। टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करेंगे हम। फुल मॉक टेस्ट मतलब जैसे 4 सेक्शन है, उसके हिसाब से करेंगे। इसमें टेक्स्ट बुक में लगभग टोटल क्वेश्चन है 24। इसको पहले मतलब ये जूम आउट नहीं हो रहा था, जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं पहले इसको मतलब सेव कर लिया हूँ, सबमिट करके फिर सॉल्यूशन करा रहा हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन। The committee's decision to implement the more preferable solution। कमिटी का जो डिसीजन है इम्प्लीमेंट करना मोर प्रीफरेबल सॉल्यूशन डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सेवरल स्टेक होल्डर्स वाज बेस्ड ऑन ए डिटेल एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स। तो इसमें जो एरर है, एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है वो हम एआई की मदद से देखेंगे। वैसे तो इसमें एरर ये पार्ट ए में है, मोर प्रेफरेबल है ना, ये गलत है। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे एआई की मदद। हम आ गए एआई के पास। तो इसमें बता रहा है कि वाक्य का जो मतलब फर्स्ट पार्ट था ना, भाग एक में एरर है। उसमें एरर के किस में है, जो इसमें पहले ही हाईलाइट कर दिया, मोर प्रिफरेबल। अब इसमें क्या गलती है वो हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन, मोर प्रीफरेबल प्रिफरेबल का प्रयोग गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक अनावश्यक शब्दों का दोहराव है, इसलिए। प्रिफरेबल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्यादा बेहतर या अधिक पसंद करने योग्य। इसमें मोर डिजायरेबल आता है, इसका अर्थ क्या होता है? मोर डिजायरेबल। चूंकि प्रीफरेबल शब्द में मोर का भाव पहले से ही छिपा होता है, ये रहा मोर डिजायरेबल, इससे पहले से छिपा होता है, इसलिए इसके साथ अलग से मोर लगाना गलत है। वह यह वैसा ही है जैसे मोर बेटर कहना है, जो कि गलत है। ठीक है। वाक्य को अब हम हर शब्द को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करके समझा रहे हैं इसमें जो एआई की मदद से। इसमें द कमिटी मतलब समिति का, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस अधिकार पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है। डिसीजन, तो इसमें द कमिटीज डिसीजन, ये निर्णय, इसका अर्थ है निर्णय। ये वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। इसमें टू इम्प्लीमेंट लागू करना, ये इन्फिनेटिव क्रिया का है। कम जो कमिटी का डिसीजन है उसे लागू करने के लिए मोर प्रेफरेबल है मतलब अधिक बेहतर, ये गलती है, इसमें मोर को हटाना है। सॉल्यूशन यानी समाधान, ये इम्प्लीमेंट क्रिया का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, ये प्रीपोजिशन है। अपोजिशन विरोध, ये डेस्पाइट के बाद आने वाला नाउन है। स्टेक होल्डर्स मतलब हितधारक को, वे लोग जिनका उस पर निर्णय से सरोकार। वाज बेस्ड ऑन मतलब आधारित था, ये डिसीजन का सब्जेक्ट है ना, डिसीजन सिंगुलर था, तो उसके लिए वर्ब भी कौन सी आई है? सिंगुलर ही आई है। ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दीर्घकालिक लाभ, भविष्य में होने वाले फायदे। रादर देन यानी के बजाय, ये तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट टर्म गेन्स मतलब अल्पकालिक लाभ, कम फायदे में होने वाले लाभ। अब इसका मतलब जो पूरा सुधारने के बाद क्या हुआ है, ये पूरा ऐसा हुआ, द कमिटीज डिसीजन, कमिटी का जो डिसीजन टू इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लीमेंट करना, द प्रिफरेबल सॉल्यूशन था मतलब महत्वपूर्ण सॉल्यूशन था, बेहतर सॉल्यूशन था। ठीक है। अब इसका, तो जैसे इसमें
कुछ और बताए, जैसे प्रिफरेबल में कभी मोर प्रिफरेबल नहीं होता, यूनिक में कभी मोर यूनिक नहीं होता, परफेक्ट के साथ मोर परफेक्ट नहीं होता, इंटीरियर एक्सटीरियर सीनियर जूनियर के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें बताया था जैसे द कमिटीज डिसीजन, टू इम्प्लीमेंट करना, कमिटी का जो डिसीजन ये सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब आएगी कौन सी, ये भी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स, रादर देन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स, मतलब तुलना कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर है। इसमें मतलब वही बता रहा है एक्सप्लेनेशन में भी, despite strong opposition several stakeholders, this part। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो नीफेलोकोजिया, ये है नेफेलोकोजिया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हम, इसका मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो इसमें फोकस, अल्टरनेस, अवेयरनेस, इसका राइट आंसर वैसे फोकस बात, तो ये प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि नेफ लोगों के लिए का अर्थ क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है। विद एआई की से देखते हैं हम, तो इसमें जो अर्थ पूछा गया है किसका, नेफेलोकोक्सिया, इसका अर्थ है मतलब बादलों में आकृति ढूंढना या ख्याली पुलाव पकाना, इसका हिंदी अर्थ ये है। ठीक है, सरल में इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति वास्तविकता से दूर होकर कल्पनाओं की दुनिया या सपनों के महल में खोया रहता है। यह शब्द यूनानी नाटककार एरिस्टोफेनिस के नाटक से आया है, जिसमें बादलों में बसे कौवे के शहर का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प है फोकस, फोकस का अर्थ मतलब ध्यान केंद्रित करना, हालांकि ये अच्छी बात है लेकिन ये काल्पनिक दुनिया से उल्टा है। प्रैक्टिकली, इसका अर्थ मतलब व्यवहारिकता, जो प्रैक्टिकली होता है, मतलब कल्पनाओं में नहीं बल्कि वास्तविकता और ठोस तथ्यों से भरोसा। चूंकि नेफोलो का अर्थ कल्पना में खोना, इसलिए प्रैक्टिकली इसका सबसे सटीक विलोम है। अल्टरनेस, अल्टरनेस का अर्थ क्या है, सतर्कता, होशियारी, और अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस का अर्थ है इसमें जो जागरूकता या किसी चीज के बारे में जागरूकता। तो इसमें है नेफ्लोजिया, उसका मतलब ख्याली दुनिया, कल्पना, अवास्तविकता, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकलिटी, इसका अर्थ है वास्तविकता मतलब रियलिस्टिक। तो इसका राइट आंसर प्रैक्टिकलिटी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, देख लो इसमें फोकस का, इसमें दे रखा है जैसे फोकस, फोकस का अर्थ है ध्यान केंद्रित करना, अल्टरनेस का अर्थ है चेतना, और द स्टेट, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द रेडिंटेरग्रेट, रेडिंटेरग्रेट, इसका जो मोस्ट सिनोनिम बताता है, तो कर, इसमें इस पर्सन का सही उत्तर कौन सा बता रखा है, रीस्टोर, रीस्टोर। मुख्य शब्द है रीडिंटीग्रेट, रे रीडिंटीग्रेट, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज को फिर से पहले जैसे पूरा या नया कर देना। ठीक है, रीडिंटीग्रेट, रीडिंटीग्रेट यानी किसी चीज को नवीनीकरण करना, मतलब नवीनीकरण करना। एक बार फिर से देखो, रीडिंटेग्रेट, रीडिंटेग्रेट मतलब नवीनीकरण करना। इंग्लिश में मीनिंग है इसका टू मेक समथिंग होल अगेन, मतलब टू रिस्टोर टू ए परफेक्ट स्टेट और टू रिन्यू। अब इसमें जो री इसका मतलब फिर से, ये तो मतलब इसको वापस से बता रहा है। अब इसमें विकल्पों का विश्लेषण देख रहे हैं। इस डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब है
नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ये तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है सिनोनिम। हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, ये भी उसका ही मतलब विपरीत हो रहा है। पोल्यूट मतलब प्रदूषित करना। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब पुनर्स्थापित करना या मरम्मत करना, तो ये बिल्कुल इसका सटीक बैठ रहा है। इसका अर्थ है कि किसी पुरानी या खराब चीज को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना, ये रेडिंटेग्रेट का सबसे सटीक पर्यायवाची है। रेडिंटेग्रेट का मतलब क्या है? नवीनीकरण करना, मतलब किसी चीज का फूल पूरी का मतलब नवीनीकरण करना। इसका सही उत्तर रिस्टोर है। अब सही उत्तर रिस्टोर क्यों है? रेडिंटेग्रेट, रिस्टोर दोनों शब्द को जब से, ये तो मतलब वही बात होगी। इसका उदाहरण दिए गए, द गवर्नमेंट ट्राइड टू रेडिंटेग्रेट द होल्ड मोन्यूमेंट। सरकार ने पुराने स्मारक को फिर से जीवित या पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था? रीस्टोर, बिल्कुल सही आंसर था रिस्टोर इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। By the time the committee, which includes experts from a diverse range of fields, have reached any conclusion regarding the feasibility of the new urban plan, several key deadlines would already have left, leaving the city council in a precarious। तो इसका, इसमें जो एरर है वो हम, इसमें तो जो एरर है ना, पार्ट कौन से में है? पार्ट 2 में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द कमेटी। ये क्या है? जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये कमेटी। तो इसके लिए वर्ब आने वाली भी कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। तो इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। तो इसमें जो एरर है ना, द कमिटी, इसके बाद में जो हैव की जगह क्या आएगा? यहाँ पे है जाएगा। तो इसका इसमें जो एरर है कौन से पार्ट में? एरर है दूसरे, एरर है दूसरे पार्ट में। 48% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फिर से वही एरर एरर का क्वेश्चन है। दिस एक्सरसाइज रूटीन कंसिस्ट कंसिस्ट्स परफॉर्म 3 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशंस फॉर ईच मसल ग्रुप। इसमें जो एरर है किसमें? द एक्सरसाइज रूटीन, दिस एक्सरसाइज रूटीन। तो इसको फिर से एआई की मदद से फाइंड फाइंड करते हैं। हम इसे देखते हैं, वाक्य का विश्लेषण करते हैं। इसमें दिस एक्सरसाइज रूटीन कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें एरर है ना, ए पार्ट में बता रखा है इसमें जो। तो परफॉर्म 3 सेट्स ऑफ 10 रिपीटेशन डेली फॉर ईच मसल ग्रुप। तो इसमें दो, दिस एक्सरसाइज रूटीन है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है, रूटीन है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें हिंदी का मतलब होता है से मिलकर बना होना, में शामिल होना। तो इसमें कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यहां तक तो सब सही है। परफॉर्म 3 सेट्स ऑफ 10 रेपुटेशन, इसमें परफॉर्म इसका मतलब है करना या पूरा करना। ग्रामर रूल में जो सबसे जरूरी है, अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, प्रीपोजिशन ऑफ इन फॉर विद के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा जीर्ण रूप में होती है, आईएनजी से जुड़ता है। कौन कौन सी? ऑफ, इन, फॉर और विद के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आती है, ठीक है। प्रीपोजिशन कंसिस्ट, या कौन सी है? कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद में आने वाली वर्ब कौन सी होगी? जिरंड फॉर्म में होगी। तो इसमें जो ऑफ एक प्रीपोजिशन, इसलिए इसके बाद आने वाली परफॉर्म नहीं, परफॉर्मिंग होगा। तो इसमें जो एरर कौन से पार्ट में?
ए पार्ट में। तीसरा है फॉर ईच मसल ग्रुप, इसमें जो प्रत्येक मांसपेशी समूह के लिए व्याकरण में कोई गलती, ईच के साथ ग्रुप सिंगुलर है तो इसलिए सही है। अगला है निष्कर्ष, इसमें जो एरर है कौन से में, याद रखने वाली बात इसमें नोट करना, जैसे जब भी आप ऑफ, एट, बाई, फ्रॉम जैसे शब्द देखे तो उनके बाद कोई काम वर्ब बताई जा रहा है हो, तो चुपचाप उसमें आईएनजी लगा दी, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो ही इज गुड एट स्विमिंग, गुड एट, इसी तरह के और उदाहरण हल करना नहीं चाहेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसका, ईडीएम का। इन द निक ऑफ टाइम, इट वाज जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ टाइम दैट प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ अस फॉर फर्दर एग्रीमेंट्स। तो इसमें जो आंसर है कौन सा सही है, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इट वाज जस्ट एन एक्शन, ये सिर्फ एक कदम या कार्य था। इसका अर्थ क्या है, इट वाज जस्ट एन एक्शन मतलब ये सिर्फ एक कदम या कार्य था। इन द निक ऑफ टाइम, इसमें जो इन द निक ऑफ टाइम दे रखा नहीं, ये क्या है, बिल्कुल अंतिम क्षण में या ठीक समय पर, जब बहुत देर होने वाली थी। दैट प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ अस, जिसने हम सभी को तैयार किया था। फॉर फर्दर एग्रीमेंट्स मतलब आगे की व्यवस्थाओं के लिए। तो इसमें जो इन द निक ऑफ टाइम में जो गहरा अर्थ है, तो इसमें इंग्लिश में एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जस्ट बिफोर इट इज टू लेट। तो इसमें जो उदाहरण में समझे, विकल्प में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जस्ट इन टाइम मतलब सही उत्तर है। इसका मतलब है बिल्कुल सही समय पर। डिलेड एज एक्सपेक्टेड ये भी गलत है। अननेचुरल हैपनिंग ये भी अप्राकृतिक घटनाएं। फोर्सफुल लेबर ये भी गलत है। इसमें तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जस्ट इन टाइम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो इसका सिनोनिम पूछा गया, अब्लिग्यूरेशन, तो विद एआई की हेल्प से करते। इसमें जो है अब्लिग्यूरेशन, ये एक दुर्लभ ही अंग्रेजी का शब्द है। मतलब इसका अर्थ है खाने पीने या ऐशो आराम की चीजों पर बहुत अधिक पैसा बर्बाद करना। अब्लिग्यूरेशन का अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ है खाने पीने या और ऐशो आराम की चीजों पर बहुत अधिक पैसा बर्बाद करना। इसका सिनोनिम है वेस्टेज, बर्बादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसमें जो वेस्टेज दे रखा है ना, ये इसका सिनोनिम है। हिंदी में मिलेगा फिजूल खर्ची, विशेषकर भोजन और विलासिता पर। इसमें जो सेविंग बचत है, इसका अर्थ है भविष्य के लिए पैसा बचाना। अब्लिग्यूरेशन का ये तो एंटोनिम हो। इकोनॉमी ये भी मतलब विपरीत भाव का है। वेस्टेज, बर्बादी, ये एब्लिगेशन सबसे करीब है। ग्रोथ, ग्रोथ का अर्थ होता है बढ़ना। सेविंग का बचाना। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब बचाना। इकोनॉमी मतलब किफायती अर्थव्यवस्था। वेस्टेज मतलब बर्बादी, अपव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें नो सुनर डिड मिस्टर पीयूष मिश्रा फिनिश हिज केमिस्ट्री लेक्चर दैट द स्टूडेंट बिगन टू लीव। तो इसमें आपको पता है हमेशा नो सुनर, नो सुनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है, देन। ये तो वैसे ही सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन, उस एक्टिव वॉइस है उसको मतलब पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना। ही हैज स्टोलन माई न्यू पेन। ठीक है, तो इसमें हैज स्टोलन है, हैज स्टोलन को बदलना है तो उस वो किस में जाएगा, ही हैज स्टोलन माई न्यू पेन, माई न्यू पेन इज हैज स्टोलन बाय हिम। इसमें जो
एक बार फिर से बताते, जैसे इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ही हैज स्टोलन माय न्यू पेन, एक्टिव वॉइस में ये मतलब किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका जो वो पैसिव वॉइस बनेगा किसमें होगा, इसमें बीन लग जाएगा, ठीक है। एक्टिव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण है ये। एक्टिव वॉइस का जो है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वो पैसिव है जो प्लस बीन लग जाएगी इसमें। एक्टिव वॉइस के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना एक्टिव में, बाय का प्रयोग, ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट था उससे आमतौर बाय क्लब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रोनाउन में बदलाव, आई मी में बदल जाता है, वी अस में, ही हिम में, सी हर में, दे दैम में। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाएगा, इसमें बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। सिंपल पास्ट में क्या लग जाएगा, वो जैसे रोट है तो वाज वर लग जाएगा। पास्ट में वाज वर राइटिंग की जगह क्या हो जाएगा, वो वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, हैड रिटन में हैड बीन, और सिंपल फ्यूचर में विल सेल राइट में विल सेल बी लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रिटन में विल हैव बीन हो जाएगा। और मॉडल्स में कैन राइट कैन बी, सब में मॉडल्स में ये हो। याद रखने बात है, कंटिन्यू टेंस में हमेशा बीइंग सब जुड़ता है, परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन सब जुड़ता है। चार टेंस का पैसिव वॉइस आमतौर पर बनाया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है माई न्यू पेन, हैज है ना, तो हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आप आज का, इसको अरेंज करना है, ठीक है। ए ग्रेट मिशन ऑफ लिबरेशन हैज फॉलन टू योर लॉट। इसमें जो राइट आंसर बताया है इसने, उसका बी डी ए सी है, ठीक है। बी डी ए सी, बी डी ए सी है। इसमें बता रहा है द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टू यू एज ए फोर्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग। इसमें देखो कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ के बाद में जो भी वर्ब आती है वो जिरेंट फॉर्म में आती है, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में। द ब्रिगेंड हॉर्डस ऑफ जर्मन इन्वेडर्स, इसमें बता दो वूल वर्ल्ड इज लुकिंग टू यू, मतलब पूरी दुनिया आपको एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो जर्मन आक्रमणकारियों, मतलब के डाकू गिरोह को नष्ट करने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ है। किसको, जो जर्मन के आक्रमणकारी है, इन्वेडर्स है, उनको डाकू गिरोह को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें पहले बी बताया, फिर डी, द enslaved peoples of Europe under the yoke of the German invaders are looking to you as their liberties, मतलब जर्मन, द जर्मन आक्रमणकारियों की गुलामी की बेड़ियों में, द enslaved peoples of Europe under the yoke of German invaders are looking to you, जकड़े यूरोप के गुलाम लोगों को आपको अपनी मुक्तिदाता के रूप में देख रहे हैं। ए ग्रेट मिशन ऑफ लिबरेशन हैज फॉलन टू योर लॉट, मतलब मुक्ति का एक महान मिशन आपके हिस्से में आया है। ए ग्रेट मिशन ऑफ लिबरेशन हैज फॉलन टू योर लॉट, बी वर्थी ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के योग्य बने। तो इसमें जो समझने का तरीका है उसमें बताओ लॉजिक से, मतलब पहला जमल में लॉजिक लिंक का बहुत होना जरूरी है। शुरुआत ओपनिंग वाक्य बी और डी दोनों ही बाहरी दुनिया की उम्मीदों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामान्य विशेष जनरल टू स्पेसिफिक नियम के अनुसार बी सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि यह पूरी दुनिया की बात कर रहा है, जो यूरोप के गुलाम लोगों की बात कर रहा है, फिर डी आएगा। फिर हमारा बी डी का जोड़ा बन गया, ठीक है। अगला है वाक्य बी और डी दुनिया की उम्मीदों को बताने के बाद वाक्य ए निष्कर्ष निकालता है कि इन उम्मीदों के कारण आपके ऊपर एक महान मिशन की जिम्मेदारी आ गई। और निष्कर्ष सी में जिस मिशन का उपयोग हुआ है, तो ये इशारा कर रहा है कि किसी मिशन की बात पहले ही हुई है, तो इस वाक्य में मिशन का जिक्र है।
इसलिए सी के सी हमेशा ए के बाद ही आएगा। तो इसमें जो अर्थ है, इसमें जो यूज की गई वोकैबलरी है, ब्रिगेंड होरेडस मतलब डाकियों का गिरह। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है कौन सी? ब्रिगेंड होरेडस, डाकुओं का गिरह। इन्वेडर्स, इन्वेडर्स से मतलब आक्रमणकारियों। एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाया हुआ। योक, योक मतलब गुलामी या नियंत्रण की बेड़िया। लिबर्टस, लिबेरट्स मतलब मुक्ति दिलाने वाला। एल फॉलन टू योर लॉट मतलब आपके भाग्य में आना। वर्थी मतलब काबिल योग्य। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी, ए, सी, बी। ऑप्शन नंबर ये है इसका राइट आंसर बता रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने पहले ही समझा दिया है, एक बार फिर से वापस देख लो। इसमें जो लिंक बन रहा है कौन सा? दिस मिशन। दिस मिशन ये किसके लिए आया है मिशन? तो इसमें पहले ही दे रखा है इसके लिए, मतलब ए के बाद में सी आएगा। ठीक है, ए के बाद में सी कौन कौन से में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें दे रखा है। ठीक है, एक बार बी और डी का द होल वर्ड इज लुकिंग, पहले वो होल वर्ड की बात कर रहा है, फिर यूरोप की बात कर रहा है, तो ऐसे बन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 11, एंटोनिम बताना है इसका कंफ्यूज्ड का। कंफ्यूज्ड का एंटोनिम कौन सा है? लूसिड, लूसिड मतलब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डेवलप्ड, स्टूपिड, टेंगल्ड यानी उलझा हुआ होता है, स्टूपिड यानी वो भी होता है, तो इसमें तो राइट आंसर लूसिड है। ठीक है, लूसिड, लूसिड का अर्थ होता है इसमें कंफ्यूज मतलब जो उलझा हुआ, भ्रमित है। ठीक है, सी वाज कंफ्यूज एंड डेज्ड। लूसिड मतलब होता है भाषण समझने में स्पष्ट और सरल, तो ये बिल्कुल सही है। सी गेव ए क्लियर एंड लूसिड अकाउंट ऑफ हर प्लान्स टू कंपनी फ्यूचर। द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इसमें जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लूसिड है। डेवलप्ड, डेवलप्ड का अर्थ होता है एडवांस्ड और मैच्योर्ड इन ग्रोथ। स्टूपिड, स्टूपिड का अर्थ होता है मतलब लैकिंग इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। टेंजल्ड मतलब ट्विस्ट और कनॉट टुगेदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिर से वही आ गया, इसको हम फिर से एआई की मदद से हेल्प करेंगे। इसमें जो पहला वाक्य S1, म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन मतलब संगीत मानवीय अभिव्यक्ति के सबसे पुराने और बेहतरीन रूपों में से एक है। यह विषय की शुरुआत करता है। ठीक है, इसमें S1 है। अब अब इसके बाद आर दे रखा है, आर आएगा उसके बाद। क्यों? म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न क्लासिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल और कार्नेटिक क्लासिकल फोक इट। संगीत को पश्चिम शास्त्रीय और हिंदुस्तानी शास्त्रीय, कर्नाटक शास्त्रीय आदि में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो संबंध है इसका मतलब S1 में संगीत की बात हुई, आर में बताया गया है कि इसके कौन कौन से प्रकार, इसलिए S1 के बाद कौन सा आएगा? आर ही आएगा। S1 के बाद करेक्ट कौन सा आएगा? इसमें आर, आर से शुरुआत होने वाला कौन सा? डी है। अब ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आर के बाद कौन सा आएगा? एस, द मैन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक कंटिन्यू टू सर्वाइविंग थ्रू ओरल ट्रेडिशन बीइंग पास्ड ऑन बाय टीचर्स टू डिसिप्लेस मतलब द मैन स्कूल ऑफ क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के मुख्य स्कूल हिंदुस्तानी और कर्नाटक गुरुओं द्वारा शिष्य को दी जाने वाली मौखिक परंपरा के माध्यम से जीवित है। ओरल, ओरल ट्रेडिशन मतलब मौखिक परंपरा। तो इसमें आर में जो संगीत के प्रकार बताए गए थे, अब एस में उन प्रकार मतलब हिंदुस्तानी और कार्नाटिक के जीवित रहने के तरीके की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आर के बाद में क्या आएगा? आर के बाद में कन्फर्म है, एस आ रहा है। अब अगला है क्यों। दिस हैज लेड टू द एक्सप्रेशन एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घराना। इस कारण घराना नामक पारिवारिक परंपराओं का अस्तित्व बनाना। दिस लेड हैज लेड टू
मतलब इस कारण, इसके कारण। द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घरानाज, मतलब इसके कारण घराने नामक। तो इसमें जो दिस, दिस मतलब पिछले वाक्य एस की मौखिक परंपरा की और इशारा कर रहा है, तो इसमें मौखिक परंपरा की वजह से घराने बने हैं। अब उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा पी। ए न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक नोन एक एज ख्याल इमर्ज ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान ख्याल नाम से जाने वाली हिंदुस्तानी संगीत की नई शैली का उदय हुआ। घरानों की बात होने के बाद अब विशिष्ट शैली ख्याल का परिचय दिया जा रहा है। और लास्ट में दिस स्टाइल गेव एन एंटायरली न्यू डायमेंशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इस शैली ने, दिस स्टाइल के बाद में क्या आएगा, इसमें दिस स्टाइल वाक्य पी में बताया गया है, तो इसमें ख्याल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसका सही क्रम कौन सा होगा, एस आर एस, मतलब संगीत के विभिन्न प्रकार आर में दिए गए, एस में जो कौन कौन से प्रकार वो दिए गए हैं, क्यू में दिए रखे, फिर उसमें मौखिक घरानों के जन्म की बात हो रही है, फिर पी में एक नई शैली का ख्याल कूदा और फिर एस सिक्स में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें देखो बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही वही इसका, ये तो इजी क्वेश्चन है। दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, द डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस आउट टू बी फॉलोड केयरफुली। तो यू आउट टू फॉलो द, फिर से गड़बड़ होगी क्या, आउट तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, केयरफुली डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन आउट टू बी फॉलोड, ये भी नहीं होगा। इट इज आउट टू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इट इज आउट टू, ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। ए नंबर है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखते हैं एक बार, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना मतलब इडियम्स फ्रेज का अर्थ बताना। इसमें बी इन द रनिंग, मतलब इसका अर्थ होता है बी इन द रनिंग मतलब पावरफुल पोजीशन में होना। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा, एक बार फिर से। इसमें जो मुहावरा पूछा है उसमें बी इन द रनिंग, इसका अर्थ है जीतने की प्रबल संभावना होना। जब कोई व्यक्ति किसी रेस, नौकरी के इंटरव्यू या चुनाव में इतनी अच्छी स्थिति में होता है कि उसके जीतने या चुने जाने के पूरे चांस होते हैं, तब हम कहते हैं कि इन द रनिंग है। तो विकल्पों का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस, मतलब इन ए वेरी बैड स्टेट ऑफ टू स्पीक, ये तो मतलब बोलने की बहुत बुरी हालत में होनी, ये तो गलत है। इन ए पावरफुल पोजीशन, एक शक्तिशाली पद पर होना, ये थोड़ा करीब है लेकिन सटीक नहीं है। इन ए गुड पोजीशन टू विन, ठीक है, मतलब जीतने की अच्छी स्थिति में, ये बिल्कुल सही आंसर है। इन ए लूजिंग पोजीशन बिल्कुल गलत है। इसमें राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंस वर, तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक वर टू दिस केस, इसमें सी एस एरोगेंट करते हैं एआई की मदद से एनालिसिस। अब इसमें जो है इसका हिंदी अर्थ है, द डिफेंडेंट्स लॉयर मतलब प्रतिवादी, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया, आर्ग्यूड मतलब तर्क दिया कि हिज पास्ट मतलब उसके पिछले अपराध, ऑफेंस मतलब अपराध, पिछले उसके पिछले अपराध वर क्या थे, टू दिस केस मतलब इस मामले के लिए क्या थे, वर गलत थे, तो मतलब आर्ग्यूड किया है। ठीक है,
हिज पास्ट ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध। तो इसमें जो डिफेंडेंट प्रतिवादी आरोपी है, लॉयर वकील है, आर्ग्यूड मतलब तर्क पास्ट ऑफेंस केस। तो इसमें जो कंटेंजियस, कंटेंजियस का अर्थ क्या होता है ऑप्शन नंबर एक में, संक्रामक, ये तो एक बीमारी कवर। स्पेसियस मतलब विशाल खुला, जिसमें बहुत जगह, इतनी कानूनी मामले में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या है, अभिमानी, तो ये भी नहीं है। स्पेसियस विशाल है। कंटेजियस मतलब संक्रामक होता है। और एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी होता है। और इरेलेवेंट मतलब अप्रासंगिक, मतलब ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ऐसी चीज जिसका वर्तमान विषय से कोई संबंध नहीं है। तो लॉजिक इसमें इरेलेवेंट मतलब अप्रासंगिक होता है। तो इसमें वर्तमान केस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसमें इरेलेवेंट बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही ये बना है। प्रतिवादी ने वकील से तर्क दिया कि उनके पिछले अपराध इस मामले के लिए मतलब बेमतलब थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इरेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्स विल बी होल्ड इन लंदन नेक्स्ट वीक। टॉक्स विल बी होल्ड इन लंदन नेक्स्ट वीक। तो इसमें जो पिक आउट ऑफ द एरर सेंटेंस तो करते हैं एआई। इसमें जो एरर है किस पार्ट में, पार्ट ए में है। क्या है एरर, इसमें जो होल्ड है ना उसकी जगह हेल्ड आएगा। ठीक है। इसमें मतलब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस वाक्य में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। यहाँ टॉक्स मतलब बातचीत खुद काम नहीं कर रही है। ठीक है। टॉक, टॉक्स विल बी होल्ड मतलब ये गलत क्यों है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया विल बी के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। ठीक है। पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो होल्ड की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होती है। क्या होती है तीनों फॉर्म, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड मतलब होल्ड मतलब पकड़ना, आयोजित करना, हेल्ड, हेल्ड। तो होल्ड की फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, इसमें हेल्ड होना चाहिए। इन लंदन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वीक ये भी सही है, क्योंकि ये भविष्य के समय फ्यूचर को दर्शाता है। तो इसमें जो टॉक्स को जिसका अर्थ है बातचीत, विल बी हेल्ड मतलब आयोजित की जाएगी इन लंदन में नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते। अब नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंट अगोनिस्ट। आंट अगोनिस्ट मतलब, इसका भी वही डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं सभी का। तो इसमें जो आंटागोनिस्ट का जो पर्यायवाची है कौन सा है, वो है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब अंट एंटगनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मुख्य अर्थ होता है विरोधी, विपक्षी या शत्रु। क्या होता है, ए पर्सन हु एक्टिवली अपोज और इज हॉस्टाइल टू समवन एन अपोनेंट। तो फिल्मों में जो विलन मुख्य नायक होता है वो हमेशा हीरो का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एडवर्सरी मतलब इसका बिल्कुल सही प्रतिद्वंदी, बैरी या विरोधी है। तो इसमें वंस अपोनेंट इज ए कॉन्टेस्ट, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है। इविल, इविल मतलब बुरा, दुष्ट या पापपूर्ण होता है। नर्ड, नर्ड, नर्ड का अर्थ होता है किताबी कीड़ा या बहुत अधिक पढ़ाकू होता है। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन सब्जेक्ट स्पेशली कंप्यूटर्स और साइंस में। नर्ड, नर्ड मतलब होता है, क्या होता है, किताबी कीड़ा। और एमिएबल, एमिएबल होता है, एमिएबल मिलनसार, सुशील या प्यारा। हैविंग और डिस्प्लेइंग ए फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर। तो एंटागोनिस्ट का एंटोनिम है ये। तो ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का अर्थ होता है विरोधी, एडवर्सरी का होता है प्रतिद्वंदी, अमीगेबल का होता है मिलनसार। तो ये तो विलम है। ठीक है। इसका राइट आंसर इविल मतलब दुष्ट होता है, नर्ड मतलब ज्यादा पढ़ने वाला होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग क्योंकि ही वाज सिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पुलकिट सेड दैट, डायरेक्ट में, ही वुड गो टू कतर
टू सी द फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट डे। तो पुलकित सैड, इसमें क्या आएगा? ये मतलब इसमें डायरेक्ट में दे रखा है, इसका मैं इनडायरेक्ट बताना। सेलेक्ट द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बताना। पुलकित सेड आई विल गो टू कतर टू सी द फीफा वर्ल्ड कप टुमारो। तो इसमें ही विल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे है? पुलकित सेड दैट, पुलकित ने कहा कि ई वुड गो, ई मतलब पुलकित जाएगा तो इसमें आई आएगा, ठीक है। आई विल गो, विल वुड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद गो वास्ट गो आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म आती है मॉडल के बाद में। कतर जाएगा, क्यों जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप देखने। कब जाएगा? टुमारो मतलब नेक्स्ट डे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन ग्रीटेड स्वानी एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको तो चंदन ग्रीटेड हेलो सुमन गुड मॉर्निंग, चंदन सैड, चंदन ग्रीट्स टू हेलो स्वानी, चंदन ग्रीटेड स्वानी विश्ड हर गुड मॉर्निंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा? चंदन ग्रीटेड हेलो स्वानी गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसमें जो आप हमारा पर्सन है, चंदन ग्रीटेड स्वानी एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग, मतलब चंदन ने स्वानी का क्या किया? अभिवादन किया और उसे शुभ प्रभात कहा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? चंदन साइड बी है, ए नहीं बी है। चंदन साइड हेलो स्वानी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका हम जो एक्सप्लेनेशन करते हैं रिपोर्टिंग पर, साइड का मतलब जब हम किसी की बात को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं तो आमतौर पर किसका प्रयोग करते हैं? सैड का। टोल्ड क्यों नहीं है? टोल्ड भी तो आ सकता था, टोल्ड क्यों नहीं? टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे टोल्ड मी, टोल्ड हर आना जरूरी है, इसलिए चंदन टोल्ड व्याकरण के हिसाब से गलत है। ग्रीटेड क्यों नहीं है? ग्रीटेड एक क्रिया है जो बताती है कि क्या हुआ, लेकिन ये इसका उपयोग डायरेक्ट स्पीच में शुरू करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए ग्रीटेड गलत है। टेंस, हमारा जो पर्सन है पास्ट टेंस में ग्रीटेड विश्ड, इसलिए डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की भूतकाल सैड नहीं होनी चाहिए, इसलिए सैड आएगा, ग्रिट्स भी नहीं आएगा। तीसरा द ग्रीटिंग मतलब अभिवादन। पर्सन में ग्रीटेड और विश्ड गुड मॉर्निंग लिखा है तो डायरेक्ट स्पीच में सीधा आने के लिए हेलो और गुड मॉर्निंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हेलो स्वानी गुड मॉर्निंग, ये शब्द एकदम सटीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है, ग्रीटेड मतलब हेलो, ग्रीटेड हेलो, ग्रीटेड को डायरेक्ट स्पीच में हेलो या हाई से बदलते हैं। विश्ड गुड मॉर्निंग ये सीधे बोल दिए जाते हैं। एंड मतलब कोमा डायरेक्ट स्पीच में। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी सेड टू हर इफ यू गाइड मी आई विल श्योरली सक्सीड। तो इसमें मतलब ये बोल रहा है, सी सेड टू हर इफ यू गाइड मी आई विल श्योरली सक्सीड। तो सी टोल्ड हर, इसमें देखो अब इसका राइट आंसर कौन सा है, एक बार देखते हैं। सी टोल्ड हर दैट, सी टोल्ड हर, मैन टोल्ड दैट इफ ही गाइडेड हर सी वुड, विल मतलब वुड में हो जाएगा, श्योरली सक्सीड ही गाइडेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब भी गलत क्यों है ये देखो, सी टोल्ड हर मैन टोल्ड दैट ही गाइड्स, तो गाइड्स मतलब इसमें प्रेजेंट में कर दिया, ये गलत हो गया। सी कैसे गलत है? सी टोल्ड हर मैन टोल्ड दैट इफ ही गाइडेड हर सी विल, इसमें विल सेम सेम ले लिया, ये भी गलत है। नेक्स्ट डी, सी टोल्ड हर मैन टोल्ड दैट
इफ ही गाइड्स, फिर से वही गाइड्स कर दिया पूरा पूरा, तो उसमें पास्ट में और इसने कर रखा है कोई फ्यूचर में और कोई प्रेजेंट में, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हियर कम द बस फॉर लखनऊ, इसमें एरर कहां पर है? हियर कम द बस फॉर लखनऊ, तो इसमें जो एरर है ना, कौन से पार्ट सी में क्या एरर है? इसमें जो हेयर कम द बस, द बस सिंगुलर है, मतलब कम, ये तो प्लूरल के लिए आती है, तो इसलिए कम की जगह क्या आएगा? कम्स आएगा। मतलब यहाँ बस आती है लखनऊ के लिए, यहाँ बस आती है, इसका मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इट वॉज टू लेट टू वॉच ए मूवी, माई डिसाइडेड टू वॉच ए शॉर्टर टेलीविजन शो। इसमें एआई बता रहा है कि सिंस आएगा। इट वॉज टू लेट मतलब माया ने एक छोटा टीवी शो देखने का फैसला किया, यह मुख्य घटना का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें माया डिसाइडेड टू वॉच ए शॉर्टर क्या टेलीविजन। इट वॉज टू लेट टू मूवी मतलब फिल्म देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, ये फैसले का कारण है। इट वॉज टू लेट टू वॉच ए मूवी, फिल्म देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तो इसमें जो वर्ड सिंस, सिंस जो किया क्योंकि, इसका उपयोग वाक्य की शुरुआत में कारण या रीजन बताने के लिए किया जाता है। सो मतलब इसलिए यह परिणाम बताता है, लेकिन ये आमतौर पर वाक्य के बीच में आता है, इसलिए इट वाज लेट सो सी ये होता है। येट फिर भी, इसका उपयोग विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है। येट का मतलब है फिर भी, इफ मतलब अगर, इसका उपयोग शर्त बताने के लिए किया जाता है। तो इसमें सिंस ही क्यों है? क्योंकि वाई वाई सिंस क्यों है? चूंकि फिल्म देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए माया ने एक छोटा टीवी शो देखने का फैसला किया। इसलिए अंग्रेजी व्याकरण में जब हम ऐसे किसी कारण से वाक्य शुरू करते हैं तो सिंस या एज का प्रयोग सबसे सटीक होता है। यहाँ पर सिंस की बात हो रही है, तो इसलिए अन्य विकल्प क्यों गलत है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर हम सो का प्रयोग करते हैं तो वाक्य की शुरुआत इट वाज टू लेट सो माई डिसाइडेड होती है। ठीक है, यट ये विरोधाभास में आता है, तो इस विरोध इफ ये कोई शर्त के बारे में बात करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जैसे फ्यूचर टेंस में नहीं है, ये बता रहा है, तो इसमें बाय टुमारो सी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। दे विल हैव ट्रेवल्ड टू 5 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ ईयर, ये भी सही है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट दिस टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वुड हैव कंप्लीटेड, ये गलत लग रहा है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें गलत कौन सा है? सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दो, इसका इस क्वेश्चन में जो एरर है ना, वो किस पार्ट में दिखाई दे रहा है? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में देखो, इसमें जो द सब्जेक्ट ऑफ द मैन क्लॉज इज रेलुकेंट, ये सेगमेंट 2 है। ठीक है, विच इज सिंगुलर नाउन है, इसके लिए वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, इसमें दे रखी हैव रिजल्टेड, ये गलत है। तो करेक्ट कौन सी आएगी? हैज रिजल्टेड होगी। ठीक है, अब इसका सही कौन सा होगा? इसका है ये द मैनेजमेंट रेलुकेंट्स, तो इसमें जो रेलुकेंट है कौन सी? सिंगुलर। टू डेलीगेट अथॉरिटी और ट्रस्ट जूनियर स्टाफ हैज, हैज आएगी, इसमें हैव की जगह क्या आएगा? हैज रिजल्टेड इन बोटल नेक्स। नेक्स्ट, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? एरर तीसरे पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, मे द सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मे द सेड,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द जेंटलमैन सेड। इसमें देखो, ये भी सेम, द जेंटलमैन सेड, सैड रिक्वेस्टेड, ये भी सेम लग रहा है। ये गलत है, शेष आ गए, ये सैड, ये भी सही है। अब इसमें देखो, वुड यू लाइक टू हैड, ये मतलब पूरा ये उसमें दे दी, ये गलत है। वुड यू लाइक टू हैव, मतलब टू हैव के बाद में जो वर्ब की बेस फॉर्म में आती है, ठीक है। तो लाइक टू हैव, तो इसमें ये बिल्कुल सही है अभी तक तो। वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी, वुड यू लाइक, ये शेष हो गया, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। सैड, इसमें वुड यू लाइक आ गया, वुड के बाद में लाइक आ गया, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स, तो उसका राइट आंसर पैक। पैक, पैक मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वोल्व्स। ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स इज कॉल्ड एज पैक। फॉल को एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है। ट्रूप होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है। ट्राइब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज इज कॉल्ड एज ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रोट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो इसमें जो हाईलाइटेड वर्ब है उसका अल्टरनेटिव बेस्ट डिस्क्राइब मतलब बताना है। तो उसका अल्टरनेटिव बताने के लिए हम करेंगे एआई का प्रयोग। चलते हैं। हमारा सेंटेंस है, इन द लास्ट बजट मतलब पिछले बजट में, द गवर्नमेंट ब्रोट फॉरवर्ड मतलब सरकार टैक्स, ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, सरकार टैक्स की नई योजना सामने लाई या प्रस्तुत की। इसमें तो एरर, इसमें ब्रोट फॉरवर्ड है ना, उसकी जगह क्या है, ब्रोट फॉरवर्ड। यह शब्द ब्रिंग फॉरवर्ड का पास्ट टेंस है मतलब भूतकाल है। जिसके दो अर्थ होते हैं, किसी काम या मीटिंग को तय करते समय पहले करना, किसी विचार या प्रस्ताव या योजना को चर्चा या विचार के लिए पेश करना। टू प्रोपोज टू प्रेजेंट समथिंग, यहाँ बजट और टैक्स स्कीम की बात हो रही, इसलिए इसका मतलब है कि सरकार की नई योजना पेश की है, शुरू की है। विकल्पों का अर्थ है इसमें तो, ये प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना, डिस्प्लेड मतलब प्रदर्शित करना, नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब वही सूचित करना होता है, और इंट्रोड्यूस मतलब शुरू करना या पेश करना। तो इस किसी चीज के पहले ही बार लागू करने या लागू करना होता है। तो सही उत्तर है इसमें इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि पिछली बजट में सरकार ने कराधान टैक्सेशन की नई योजना पेश की मतलब इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्विक टिप ऑफ यू, जब भी बजट कानून लो या योजना स्कीम की बात हो तो उनके पहली बार लाए जाए तो उससे ब्रिंग फॉरवर्ड या इंट्रोड्यूस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे ब्रोट अप, ब्रोट अबाउट के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही, इसको भी हम करते हैं। इसमें जो पहला है ऑप्शन ए, दिस क्वांटिटी कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज इज मीन ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 से 2000 है। मतलब दिस को ये मात्रा जिसे लॉन्ग पीरियड एवरेज कहा जाता है, तो 1961 2010 से मानसून को औसत है। तो इसमें जो संकेत है, मतलब क्लू यहाँ पर दिस क्वांटिटी मतलब ये किस मात्रा, तो इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें जैसे 28 सेंटीमीटर का जिक्र होना चाहिए। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट ए नॉर्मल मानसून दिस ईयर, मतलब इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। इसमें तो परिचयात्मक वाक्य इंट्रोड्यूस हुआ सेंटेंस है। जो मुख्य विषय है इस साल की बात करें, द IMD फॉर ओवर 20 साल नाउ फॉलो ए टू स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम आफ्टर फ्रोगेनिस इन अप्रैल इट गिव्स ए
एन अपडेटेड एस्टिमेट इन लेट मई और अर्ली जून। आईएमडी पिछले 20 वर्षों से अधिक 2 चरणों में क्या कर रही है, पूर्ण पूर्वानुमान प्रणाली के पालन करता है। तो अप्रैल में भविष्यवाणी के बाद ये मई अंत में संकेत, ये वाक्य आईएमडी की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। ये वाक्य बी के बाद उसके साथ आ सकता है। इन द एजेंसी parlance normal implies that the country will chin percent to 104 सेंटीमीटर that gets from जून से तक। एजेंसी की बात में जो मतलब 88 सेंटीमीटर बारिश से चिन्ह में से 104 हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब विस्तार समय। तो इसमें लॉजिकल है, देखते हैं। शुरुआत सबसे पहले बी आएगा, क्योंकि ये खबर बता रहा है कि आईएमडी सामने के बाद। बी के बाद अब बी से एक ही स्टार्ट है, इसमें दो है। बी के बाद अब डी देखना है या सी आएगा, देखो बी के बाद डी आएगी, क्योंकि इसके बाद समझा रहे हैं कि आईएमडी की भाषा में नॉर्मल का मतलब क्या है, तो 28 सेंटीमीटर का मतलब चिन्ह में से 104। तो इसके बाद ए, फिर ये आएगा। तो बी डी ए सी बिल्कुल सही आंसर है, बी डी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग एंड सेलिंग antiques can be a very प्रॉफिटेबल। इसमें तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इफ यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई विल कंसिडर गिविंग यू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इसमें देखो डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। सी तो आएगा, मतलब इसमें सी विल की जगह वुड आएगा। ठीक है, विड, वुड वुड तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वुड कंसिडर इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट इफ दे कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसमें ये दे रखा है। और इसमें इफ दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम सी वुड कंसिडर गिविंग them extra marks. The teacher told the students that or if they completed their projects on time, she would consider giving them extra marks। दोनों सेम ही है, ये ऐसे इसमें देखो एक कंप्लीट है ना, और बात हो रही पास्ट की। तो ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सी कुड फील द ट्रेन कमिंग बिकॉज द ग्राउंड अंडर हर फीट वाज शेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा, किडनी का स्पेशलिस्ट बताते हैं हम। तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, तो इसका राइट आंसर है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑब्स्टेरिशियन, ऑब्स्टेरिशियंस होता है जो महिलाओं को जो गर्भावस्था के दौरान होती है, मतलब उसमें देखभाल करता हुआ होता है। पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट ये पता नहीं है। प्रीमेटोलॉजिस्ट तो होता है जो बानरों की आनुवंशिकता, वंशिकता मतलब जीवाणु कैसे हुए उसकी खोज करता है। और पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट के बारे में हम करते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। नेफ्रोलॉजिस्ट, तो पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है जो मतलब चिकित्सा। इसमें देखो, एक चिकित्सा विशेषज्ञ जो ऊतक, कोशिकाएं और शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन करके रोगों की जांच और निदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, नेफ्रोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, वन इज श्योर अबाउट व्हाट वन सीज।
विद वाट वन सीज। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, करते हैं एआई की हेल्प। इसमें इसका अर्थ है जो मतलब वन इज श्योर अबाउट वाट वन सीज, मतलब व्यक्ति जो देखता है उसके बारे में वह निश्चित होता है। ठीक है, वन वन के मतलब ये कोई भी आदमी इंसान हो सकता है इसमें। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, श्योर मतलब निश्चित है, तो इसमें साथ अबाउट एक प्रीपोजिशन श्योर के साथ अक्सर अबाउट या ओक का प्रयोग होता है, यहाँ पर अबाउट का प्रयोग होता है, श्योर के साथ अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, सीज मतलब देखता है, बाकी गलत क्यों है। विद के साथ श्योर, विद का कोई मतलब नहीं निकलता। अराउंड चारों ओर, श्योर अराउंड व्याकरण से गलत है, विदाउट के बिना, श्योर विदाउट कर। तो याद रखने वाली बात इसमें श्योर अबाउट श्योर ऑफ का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। एलेना was taken to the islam by the family members। तो इसमें क्या आएगा, बाय द फैमिली मेंबर्स डी। ओ माय गॉड, बाय द फैमिली टुक एलेना, टेकन है ना, तो इसमें रीच्ड आ गया, इसमें तो बिल्कुल सही आंसर होगा बी होगा, जल्दबाजी में गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु क्रिटिक्स ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कस्टम्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है जो कट्टर टाइप का होता है, विधर्मिक टाइप का, मतलब कोई धर्म के खिलाफ बोल गए तो काट देगा, मार देगा। एब्सकोंडर, एब्सकोंडर तो होता है एक भगोड़ा होता है। अपोस्टल, अपोस्टल तो मतलब कोई किसी को मिशन पर भेजा जाता है वो होता है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो मतलब ए पर्सन हु क्रिटिक्स ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कस्टम्स, मतलब हमेशा जो क्रिटिक्स करता है, आइकोनोक्लास्ट होता है, उसे हम हिंदी। इसका राइट आंसर है ये आइकोनोक्लास्ट, वही है जो मतलब आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ हेडिंग कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा। कीप और चिन अप का मतलब है, इसमें लिटरल मीनिंग है अपनी ठुड्डी को ऊपर रखना, और मतलब मुहावरे का अर्थ है कठिन समय में हिम्मत ना हारना या सकारात्मक बने रहना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह अक्सर सिर झुकाकर बैठता है, और इसलिए ठुड्डी ऊपर रखने का मतलब है उसको निराश को खुद पर हावी न होने देना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है क्या है, द स्टूडेंट्स डिलीजेंटली कंप्लीटेड देयर होमवर्क, मतलब इसका अर्थ है कि छात्रों ने मेहनत से होमवर्क किया, इसका मुहावरे से कोई संबंध नहीं है। डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमिनेट टू अचीव हर गोल्स, ये मतलब लग रहा है थोड़ा सही है ना। नेक्स्ट, द हाइकर एंजॉयड द ब्रेक थ्रू, ये भी वही गलत है। द साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, ये भी नॉर्मल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे जिमी द एक्स सेड टू हिमसेल्फ। तो इसमें वही, मे बी ए policeman began laughing, today I go to the post office and around looking around, maybe I will hear about something happening last night when I was sleeping, fell in it। इसको भी कर, इसमें बता रहा, वन डे मतलब एक दिन, जिमी द एक्स ये कहानी के पात्र है, सेड टू हिमसेल्फ ने खुद से कहा, ए व्हील बोरो फुल ऑफ गुड फिश, मतलब सुनहरी मछलियों से भरी हुई एक हाथ गाड़ी, wearing new jewelry, नए गहने पहने हुए। अब इसमें टुडे आई गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड अराउंड लुकिंग, लुकिंग अराउंड मतलब आज डाक पर जाता हूँ और इधर उधर देखता हूँ। क्यों पहले आएगी, क्योंकि सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, तो ठीक बाद हमें से बातचीत या विचार शुरू होता है।
तो ये बिल्कुल सही। फिर इसके बाद आ रहा आएगा, मे बी आई विल हेयर अबाउट द हैपनिंग लास्ट नाइट, मतलब शायद मुझे कल रात की घटना के बारे में पता चले जब मैं सो रहा था। तो ये वाक्य क्यों में कही गई बात को आगे बढ़ा रहा है। मे बी ये पुलिसमैन बिगन लाफिंग, शायद पुलिस वाला हंसने लगा। यह कोई निश्चित कल्पना कर रहा था। फेल इन सिस्टर्न एंड केम आउट विद, ही खोद पानी की टंकी में गिर गया, बाहर निकला। तो इसमें आखिर में यही है, तो इसका फुल कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। एक दिन गिम में द एक्स ने खुद से कहा, आज मैं डाकघर के आसपास टहलने जाता हूँ। शायद मुझे कल की रात किसी के बारे में पता चले तो मैं सो रहा था, शायद कोई पुलिस वाला हंसने लगा, खुद में गिर गए। और तो इसमें तो राइट आंसर कौन सा है इसका? क्यू आर पी एस ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है क्वांटम मैकेनिज्म states that if you zoom is enough। अब इस हम करेंगे एनालिसिस। मतलब क्वांटम मशीनरीज स्टेटस दैट इफ यू जूम इन इनफ नेचर प्रेजेंट्स पार्टिकल्स एज लिटिल वेव्स। इसमें जो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मतलब क्वांटम मशीनरी स्टेटस दैट, मतलब क्वांटम मशीनरी यह कहती है कि इफ यू जूम इज इन इनफ, यदि आप पर्याप्त रूप में जूम इन करते हैं, नेचर प्रेजेंट्स पार्टिकल्स एज लिटिल वेव्स, तो प्रकृति कणों को छोटी लहरों या तरंगों के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये क्या बोलती है? क्वांटम थ्योरीज। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट striking properties of a wave is the impossibility to pinpoint its exact position। One of the most, इसका अर्थ है एक लहर की सबसे हैरान करने वाली विशेषताओं में से एक यह है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेव इज इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, टू पिन पॉइंट इट्स एग्जैक्ट पोजिशन, मतलब इसकी सटीक स्थिति का पता लगाना असंभव है। वेव्स वेव्स डेफिनेटली ऑलवेज स्ट्रेच आउट ओवर सम डिस्टेंस, मतलब लहरें हमेशा कुछ दूरी तक फैली रहती है। वेव्स डेफिनेटली ऑलवेज स्ट्रेच आउट और सम डिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग, इसमें समझ रहा है जैसे पानी की लहर किसी एक बिंदु पर नहीं फैलती होती, बल्कि फैली होती तो सूक्ष्म कण भी फैली होती, ये बात होता है। एंड दिस डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली नोइंग द पोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और इसका अर्थ, और इसका सीधा अर्थ यह है, एंड दिस डायरेक्टली ट्रांसलेट्स, मतलब इसका सीधा अर्थ यह है कि द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली नोइंग द पोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब छोटे कणों की स्थिति को सटीक रूप में जानना असंभव है। रेडियो
इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका जो क्लियर एग्जाम्पल है, विद नेचर नॉट बीइंग ए क्लियर ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब चूंकि प्रकृति परमाणु नाभिक बनाने वाले कणों के स्थान के बारे में स्पष्ट नहीं है, उन उनमें से कुछ परमाणु के भार लहराते हुए पाए जाते हैं जो बाहर निकलकर रेडियोधर्मी विकिरण बन जाते हैं। ठीक है। विद नेचर नॉट बीइंग क्लियर ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटॉमिक न्यूक्लियस, some of them might find themselves waving outside the atom, flying out in what we perceive as radioactive radiation। नेक्स्ट है हमारा रन रन बैक द क्लॉक ऑन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड यू विल फाइंड इट small enough for its quantum waveness to present itself। रन बैक द क्लॉक ऑन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मतलब फैलते हुए ब्रह्मांड की घड़ी को पीछे घुमाए। रन बैक मतलब पीछे घुमाए। और तो यू विल फाइंड इट तुम पाओगे कि स्मॉल इनफ मतलब इतना जो स्मॉल मतलब ये इतना छोटा था, स्मॉल इनफ फॉर इट्स क्वांटम की क्वांटम लहरें खुद को प्रकट कर सकती है। द वेव्स ऑफ दिस अर्ली स्कूप would have allowed it randomly get just a little more energetically is one position than another, potentially enough to create a horizontal without there ever been a star beginning with। इस शुरुआती सूप पदार्थों का मिश्रण एक लहरों से इसे बेतरतीब ढंग से एक स्थान पर दूसरे की तुलना में थोड़ी अधिक ऊर्जा प्राप्त करने दी होगी तो संभवतः बिना किसी तारे के अस्तित्व में आए। द अल्टीमेट चिकलनेस एग मतलब ये बिना मुर्गी का अंडा जैसा है। लेड स्टीड फ्रॉम द क्वांटम रैंडमनेस ऑफ द अर्ली यूनिवर्स मतलब जो शुरुआती ब्रह्मांड की क्वांटम यादृच्छिकता से पैदा हुआ है। दीज प्रोमेडिकल ब्लैक होल्स आर एक्टिवली sought by gravitational waves directors मतलब ये आदिम ब्लैक होल की खोज वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों द्वारा सक्रिय रूप से की जा रही है। कितना है यार, थोड़ा ही है। ये कैसे होता है कि इसकी सटीक विवरण अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन एक भविष्यवाणी यह है कि ब्लैक होल की सीमा पदार्थ की एक परत या खोल बना सकती है जो कुछ संकेत या अंदर खींचने से रोकती है, इसके बजाय उसे वापस परमाणु से परिवर्तित कर देती है। क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें जो मुख्य है ये क्या है, छोटे छोटे पिन पॉइंट मतलब सटीक न्यूक्लियस मतलब परमाणु के अंदर प्रिमोनोलिकर बहुत पुराना प्रीमोर्डियल बहुत पुराना। अब नेक्स्ट है, यहाँ तक पढ़ दिया था हमने। एंड देन देयर इज दैट और फिर वह दूसरा परिदृश्य आता है। देयर इज दैट सेकंड सिनेरियो वेयर द रूल्स फॉर कर्वेचर देमसेल्व्स चेंज ऑल टुगेदर। वेयर मतलब जहां, वक्रता मतलब कर्वेचर के नियम पूरी तरह बदल जाते। एन एरिया दैट आई माई सेल्फ लाइक टू प्ले एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मुझे खुद को काम करना पसंद है। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हिंग्स ऑन द ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है इस अवलोकन पर टिका है कि ऑल मैटर एंड एनर्जी फॉल द सेम अंडर स्पेसिमेट टाइम डेंस एंड टैक्स। स्पेस टाइम के गड्ढों और रास्तों पर एक समान गिरते हैं। अलाउिंग इन प्रिंसिपल फॉर ए फुल slew of spectrum behavior that are different from Einstein original implementation। वन ऑफ इसमें उदाहरण ग्रेव स्टार। तो इसका अब देखते हैं हम इसकी क्वेश्चन आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन आंसर, what conclusion can be drawn from passage regarding the relationship between quantum machinery and large scale structure of the universe? तो इसका राइट आंसर होगा quantum machinery machines has no observation influence on cosmetic scale. Cosmetic की बात नहीं, the universe expansion is unaffected by quantum phenomena. Unaffected कहीं आया ही नहीं है, तो quantum randomness in the early universe could have influenced the formation of large scale cosmic objects like primordial black holes. ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट, based on the author discussion what can be inferred about the current state of understanding regarding black hole origin and quantum machinery. Near black hole origin are completely explained by Clarkson general theory. ये करता है, existence theories are still incomplete and scientists are exploring new quantum and gravitational models better understand black holes. हाँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following best described tone adopted by the author in this passage? तो इसमें हाईली टेक्निकल एंड डिटैच्ड, ये तो गलत है। इस फैकल्टी येट इन्फॉर्म्ड, हाँ इस फैकल्टी इन्फॉर्म्ड मतलब ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? बहुत ज्यादा हो गए, इसको देखते हैं, व्यू मोड पे देख लेते हैं। ओनली ए और सी करेक्ट है। ए बोल रहा है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स नियर ए ब्लैक होल ओरिजिन कैन क्रिएट ए सेल ऑफ मैकेनिक मटेरियल दैट मे रिफ्लेक्ट सम सिग्नल ब्लैक back into the universe. Next, see the formation of a origin cell is theoretical prediction based on quantum mechanics. इसका राइट आंसर है वो ये और सी। इसमें पहला पूछ रहा है, पहले पूछते हैं, यार पर टाइम ज्यादा लगेगा वैसे ही, तो इसको वही देखते हैं। एंटरटेनमेंट होगा पहले में, दूसरे में इंडिस्पेंसिबल होगा, तीसरे में अट्रैक्टिव होगा, चौथे में हार्मोनी होगा, और आज का लास्ट होगा डिस्ट्रस्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।